बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स करेंगे और इस सिलसिले में हमने जो है 4.1 एक्सरसाइज और 4.2 एक्सरसाइज जो है वो पिछली वीडियोस में कवर की हुई है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में यूट्यूब की वीडियोस में देख सकते हैं। मेरे ही चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके 4.1 और 4.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 जो है शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करेंगे आज। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार के पॉलिनोमियल, मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इस मोनोनोमियल्स के बारे में जो है सीखेंगे। तो मोनोनोमियल्स वो वैल्यूज़ हैं जो बिल्कुल सिंगल जो है स्टेप में आती हों, यानी कि आप देख सकते हैं कि 16p³ है। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। तो ये 16p³ तो इसके आगे पीछे या दरमियान में कोई भी माइनस प्लस का साइन नहीं है, तो ये सिंगल जो है मोनोमियल कहलाएगी। ये सिंगल जो है मोनोमियल है। अगर सिंगल हो तो मोनोमियल है फॉर एग्जांपल, और अगर a+b कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो तो ये बाइनोमियल है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो ये एक अलग टर्म हो जाएगी और b जो है वो सेपरेट टर्म हो जाएगी। और अगर सिंगल टर्म हो, बीच में कोई प्लस माइनस का साइन ना हो और सिंगल टर्म हो, तो फिर उसे मोनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे जो है a+b में दो टर्म्स हैं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया तो ये a अलग टर्म है और b जो है वो अलग टर्म है, तो लिहाजा ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल भी हमने जो है डिस्कस किया हुआ है कई मरतबा अपनी वीडियोज़ में। फॉर एग्जांपल हमारे पास x² + 6x + 8 है अगर, तो हमारे पास ये जो है तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस माइनस का साइन जो है वो अलग अलग टर्म्स में हर वैल्यू को डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स हैं, x², 6x और 8। तो ऐसी टर्म जो है, ऐसी एक्सप्रेशन जो है ये ट्राइनोमियल कहलाएगी, और 3 से ज़्यादा अगर टर्म्स हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाती हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम अपने पार्ट ए को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है और इसकी जो है हमें टेबल जो है कंप्लीट करना है। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। तो इस टेबल को हमने फिलअप करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दो मोनोमियल्स हैं वो हैं हमारे पास 16p³। तो मैं यहाँ से सोल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट जो हमारे पास दो मोनोमियल्स हैं वो है हमारे पास 16p³ एंड q, और सेकंड मोनोमियल जो है हमारे पास है 9p² 9pq² मल्टीप्लाइड बाय r। तो ये दो मोनोमियल्स हैं। तो हमें कहा गया है कि सबसे पहले कॉलम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, यानी जो नंबर्स हैं उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे जो मोनोमियल, फर्स्ट मोनोमियल जो है, इसमें जो न्यूमेरिकल है यानी नंबर जो है वो है 16, और सेकंड मोनोमियल में जो नंबर है वो है 9। तो इन दोनों के हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले जो है हमने 16 के फाइंड कर लेने हैं। तो 16 2 8s are 16, 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स 2 आ रहे हैं जो इक्वल होते हैं 16 के। तो यहाँ पे 2 की पावर जो है 2 raised to the power 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स 16 की जगह पे 2 raised to the power 4 लिखना है। फिर उसके बाद हमने ये 16 जो है p³ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने बीच में एक बड़ा सा डॉट डाल देना है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ के, और p³ लिख देना है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये हो जाएगा हमारा p³। और नेक्स्ट फिर आपने जो वेरिएबल लिखना है q, वो भी जो है थोड़े से फासले के साथ लिखना है, और बीच में जो है डॉट यानी मल्टीप्लाई का साइन जो है वो आपने शो करना है, और लास्ट में हमारे पास है q, जहाँ पे q की पावर जो है वो 1 है। अब जो है कॉमा आपने ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट्स, हमने ये जो सेकंड मोनोमियल है इसका जो नंबर है वो है 9। तो 9 के भी जो है फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होता है 3, 3s are 9, 3 1s are 3। तो ये 3 का स्क्वायर है। तो हमने 3 का स्क्वायर जो है 9 की जगह पे
सब्सटीट्यूट कर देना है, यानी 3 का स्क्वायर आएगा 9 की जगह पे, और फिर मल्टीप्लाई का साइन ड्रॉ करना है काफ़ी ज़्यादा फासले के साथ। फिर उसके बाद आपने p जो है लिख लेना है, फिर काफ़ी ज़्यादा फासले के बाद आपने डॉट लगाना है यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर q स्क्वायर लिखना है आपने, ये हमारे पास q स्क्वायर है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय r। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसकी जो है एक्सप्रेशन बनाई है, जो कि काफ़ी वाज़े हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो सबसे पहले हमने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इन दोनों मोनोमियल्स में से, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल ये है कि नंबर्स में से अगर कुछ कॉमन है, यानी फर्स्ट मोनोमियल में जो नंबर है 2 रेज़ टू द पावर 4 है, और सेकंड मोनोमियल में जो नंबर है वो 3 रेज़ टू द पावर 2 है, तो दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन को हमने बाहर निकालना है। तो इन दोनों में एक्चुअली कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो लिहाजा कुछ भी जो है बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मैं जो है लिस्ट आउट करता हूँ सबके सब HCF की वैल्यूज़ को। तो चूँकि 2 की पावर 4 और 3 स्क्वायर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा नंबर्स में से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तो कोई भी HCF में नहीं निकलेगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे एक डैश जो है ड्रॉ कर दूँगा। अब चलते हैं अपने दूसरे कॉलम की तरफ। दूसरे कॉलम में जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो ये इन्होंने पूछा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में रूल ही ये है कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट मोनोमियल में p क्यूब है और सेकंड मोनोमियल में p की पावर 1 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल ये है कि कॉमन में से जो सबसे लीस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे चूँकि p क्यूब है ये हाईएस्ट पावर है, और यहाँ पे p रेज़ टू द पावर 1 है, तो ये लोएस्ट टर्म है। तो हमने p रेज़ टू द पावर 1 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसकी लिस्ट में लिखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल ये है कि पावर में जो सबसे लीस्ट है हमने उसको जो है अगर वो कॉमन है तो उसको जो है एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने कंसीडर करना है। तो p की पावर 1 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, यानी p क्यूब में और p की पावर 1 में। तो यहाँ पे p की पावर 1 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब चलते हैं अपने q वेरिएबल की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें टेबल को फिलअप करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p जो है ओनली p रेज़ टू द पावर 1 है, तो मैं खाली यहाँ पे p लिखूँगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ q, इसे हमें फाइंड करना है। तो हम जो है मोनोमियल्स जो हैं लिख चुके हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मोनोमियल में q की पावर 1 है और सेकंड मोनोमियल में q रेज़ टू द पावर 2 है। तो हमने जो सबसे लीस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसको एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो लिहाजा हम q रेज़ टू द पावर 1 को जो है एज अ कॉमन फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो ये q रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है r की बारी है, r वेरिएबल की बारी है, लेकिन उससे पहले हमें ये टेबल को फिलअप करना है। तो HCF ऑफ q जो है जो हमने निकाला है q रेज़ टू द पावर 1, ये हमारे पास ओनली q आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हमने इस तरीके से फिलअप करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ r जो है उसको हम फाइंड करेंगे। तो क्लियरली हमें ये अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि हमारे पास फर्स्ट मोनोमियल में r मौजूद नहीं है, जबकि सेकंड मोनोमियल में हमारे पास r मौजूद है। तो लिहाजा ये कॉमन फैक्टर हरगिज़ नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स में से जो रूल ये है कि जो लीस्ट होता है वो हम जो है एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसीडर करते हैं। लेकिन चूँकि r जो है कॉमन नहीं है, तो लिहाजा r भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा इसकी जगह पे भी हमने डैश को जो है मेंशन कर देना है इसकी जो है खाली जगह पे। तो अब लास्ट कॉलम में ये पूछा जा रहा है कि रिक्वायर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होनी चाहिए। तो हमने p को q से मल्टीप्लाई करके ओनली pq जो है यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो pq ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये था हमारा पार्ट a का फर्स्ट जो है हमारे पास पार्ट था इसका। अब चलते हैं अपने सेकंड मोनोमियल्स की तरफ। तो ये फर्स्ट मोनोमियल हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड मोनोमियल की तरफ चलते हैं। तो सेकंड मोनोमियल्स जो हैं हमारे पास हैं, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ पहले कि सॉल्यूशन अपना यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट मोनोमियल है हमारे पास सेकंड पार्ट में 10 p क्यूब q स्क्वायर r। तो ये हमारे पास फर्स्ट मोनोमियल हो जाएगी। 5p स्क्वायर q r जो है हमारे पास सेकंड मोनोमियल है। तो 5p स्क्वायर q r। आपने स्टूडेंट्स एग्जाम्स में इस बात का ख्याल रखना है कि कॉमा के बाद काफ़ी ज़्यादा आपने स्पेस छोड़नी है, और हर मोनोमियल को आपने बिल्कुल इस तरीके से लिखना है जैसे कि ये सेपरेट एक वैल्यू है। इन
दोनों मोनोमियल्स को मर्ज करके नहीं लिखना क्योंकि फिर कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो आगे जो है हमारे पास थर्ड मोनोमियल जो है, यहाँ पे मैं कॉमा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो थर्ड मोनोमियल हमारे पास है 15p²। तो ये थर्ड मोनोमियल है 15p² QR²। तो ये 3 मोनोमियल्स हैं, मैंने इनको कॉपी डाउन कर लिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है नंबर्स का, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं साइड पे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, एक 10 है, दूसरा जो है 5 है, दूसरा 5 है, ये इसका कोएफिशिएंट है, और 15 जो है वो थर्ड मोनोमियल का कोएफिशिएंट है। तो कॉमा ड्रॉ करने के बाद हम जो है 15 लिख लेंगे। तो इसका जो है हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना हो 3 सेट ऑफ नंबर्स का, तो उसके लिए ज़रूरी है तीनों सेट ऑफ नंबर्स जो हैं किसी एक टेबल से डिवाइड होते हों। तो ये तीनों सेट ऑफ नंबर जो हैं 5 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 से इसको मैं डिवाइड करना शुरू करूँगा। तो 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5 एंड 5 × 3 = 15। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ रिमेनिंग जो बची हुई हैं 2, 1 और 3, ये 2 और 3 जो है प्राइम नंबर्स हैं, किसी एक टेबल में नहीं आते, ये अपनी ही टेबल में आते हैं। तो लिहाजा हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया है वो है 5। तो ये प्रूव हुआ कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है यानी 10, 5 और 15, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है। हम जो है इसे 5 को सेपरेटली जो है शो करेंगे, क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स में से न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में से जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन, वो है 5। तो अब हम चलते हैं अपने वेरिएबल्स की तरफ, लेकिन उससे भी पहले हम जो है दोबारा से इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख लेते हैं। तो 10 है हमारे पास फर्स्ट, और बीच में जो है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करना है, क्योंकि ये मोनोमियल्स में जितनी भी वैल्यूज़ या वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 10 को हमने सेपरेटली लिखना है। p³ को जो है हमने एज इज़ लिखना है, p³ काफ़ी ज़्यादा फासले के साथ, और फिर डिस्टेंस छोड़ने के बाद आपने q² लिखना है, और फिर एक और डिस्टेंस देना है, और r के लिए हमने स्पेस दे देनी है। तो सेकंड मोनोमियल जो है 5p² QR, इसको भी मैं कुछ इसी फैशन से लिखूंगा। तो 5 जो है सेपरेटली, और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करूंगा, और p², फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद q, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद लास्ट जो वेरिएबल है वो r है। और जो लास्ट मोनोमियल है हमारे पास 15p² QR², इसे मैं जो है सेपरेटली इस तरीके से कुछ लिखता हूँ कि 15 मल्टीप्लाइड बाय p² मल्टीप्लाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय r², इस तरीके से कुछ लिख देंगे इसको। तो अब जो है हमने सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, तो ऑलरेडी मैंने आपको एक तरीका बताया, एक मेथड बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमेरिक्स जो हैं वो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 के जो है हमने फैक्टर्स लिख देने कि 2 × 5 = 10, दोनों ही प्राइम नंबर हैं और फर्दर डिवीजन नहीं होती, और सेपरेटली हम इसको लिखेंगे इन दोनों फैक्टर्स को। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और अगेन p³ को जो है हमने कॉपी डाउन कर लेना है, मल्टीप्लाइड बाय q² मल्टीप्लाइड बाय r, और फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड मोनोमियल में 5 है। तो 5 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो लिहाजा हम 5 को जस्ट कॉपी डाउन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करने के बाद p² मल्टीप्लाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय r, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और 15 जो है 3 × 5 = 15 है, तो 3 भी जो है प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो लिहाजा ये प्राइम फैक्टर जो है 15 के निकल आएंगे। और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है और p² लिख देंगे, और डॉट से मल्टीप्लिकेशन को शो करेंगे। फिर उसके बाद q वेरिएबल है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास r² है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ और देखते हैं कि क्या कॉमन है हमारे पास नंबर्स में। सबसे पहले हमने नंबर्स देखने हैं कि नंबर्स में क्या कॉमन है। तो फर्स्ट मोनोमियल में हमारे पास जो है 2 × 5 यानी 5 है, 2 और 5 है। और सेकंड मोनोमियल में हमारे पास ओनली 5 है, और थर्ड मोनोमियल में हमारे पास 3 और 5 है। तो ये क्लियरली हमें मेंशन हो रहा है कि 5 जो है हर मोनोमियल में कॉमन। तो अब हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमने जो है नंबर्स लिखने हैं, जो कॉमन नंबर्स होंगे तीनों मोनोमियल्स में, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो 5 जो है हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि ये कॉमन है तीनों मोनोमियल्स में। अब जो है हमने ये कॉलम को फिलअप करना है। सबसे पहले हमने क्या शो करना है, फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, तो वो हमारे पास आंसर आया है 5। तो यहाँ पे हमने जो है 5 को लिख देना है। सेकंड कॉलम में ये पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट मोनोमियल में p⁻³ है, यानी p की पावर यहाँ पे 3 है,
और सेकंड मोनोमियल में p की पावर 2 है और थर्ड मोनोमियल में भी p की पावर 2 है। तो सबसे जो लीस्ट पावर होगी वो जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसी वेरिएबल का। तो लीस्ट पावर जो है p की पावर 2 है यानी p स्क्वायर है, तो लिहाजा p स्क्वायर ही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हमने p स्क्वायर लिख देना है इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है हमने इस टेबल को फिलअप करना है, तो p स्क्वायर जो है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसके बाद हम अगले कॉलम की तरफ अगर चलें तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ q जो है पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट मोनोमियल में q रेज टू द पावर 2 है और सेकंड मोनोमियल में q रेज टू द पावर 1 है, थर्ड मोनोमियल में भी q रेज टू द पावर 1 है। तो जो सबसे लीस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा वो ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो लिहाजा q रेज टू द पावर 1 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा यहाँ पे। तो हमने टेबल को भी फिलअप करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ q जो है हमारे पास यहाँ पे q ही रहेगा। और थर्ड कॉलम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ r पूछा जा रहा है। तो r का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट मोनोमियल में r की पावर 1 है, सेकंड मोनोमियल में r की पावर 1 है और थर्ड मोनोमियल में r स्क्वायर है। तो हमने सबसे जो लीस्ट पावर वाला वेरिएबल है वो लेना है और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की लिस्ट में लिख देना है। तो r की पावर 1 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये आपने याद रखनी है बात, ये रूल है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कि सबसे लीस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होता है और अगर वो कॉमन है हर एक मोनोमियल में और लीस्ट पावर वाला उनमें से फिर जो है उठाना है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो हमारे पास जो है टेबल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ r जो है वो ओनली सिंपल r की पावर 1 है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ r लिखूँगा और जो हमारे पास जो नेट रिजल्ट निकल के आया है यानी 5p स्क्वायर QR, उसे हमने जो है रिक्वायर्ड HCF के कॉलम में लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5p स्क्वायर Q मल्टीप्लाइड बाय r। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेट ऑफ मोनोमियल्स की तरफ। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं इनमें जो सेट ऑफ मोनोमियल्स हैं वो कितने हैं और क्या क्या इसके न्यूमेरिक्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जो है थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखूंगा। तो यहाँ से अपना जो है सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसे जो है मैं वाज़े करके लिखूँगा। तो सब हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट सेट ऑफ मोनोमियल है वो है 14p रेज टू द पावर 4 q रेज टू द पावर 4। तो इसे मैं सेपरेटली जो है कुछ इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ, 14p रेज टू द पावर 4 q मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू द पावर 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट मोनोमियल है। और फिर सेकंड मोनोमियल हमारे पास है 28p क्यूब, 28p क्यूब q r स्क्वायर q मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर और फिर कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे इसको। और फिर थर्ड मोनोमियल जो है हमारे पास है 7p स्क्वायर q r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7p स्क्वायर q r स्क्वायर। फिर लास्ट मोनोमियल जो है हमारे पास है 21p स्क्वायर q स्क्वायर, 21p स्क्वायर q स्क्वायर और r रेज टू द पावर 4। तो r की पावर जो है यहाँ पे 4 है। तो ये 4 मोनोमियल्स हैं स्टूडेंट्स। इनमें से हमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तलाशने हैं, फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कॉलम में हमसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को जो है हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं साइड से। तो सबसे फर्स्ट मोनोमियल में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो है 14। तो 14 और सेकंड मोनोमियल में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो है 28। ये हो जाएगा हमारे पास 28। और थर्ड में जो है वो है 7 और फोर्थ में जो है वो है 21। तो ये सारे मोनोमियल्स के जो कोएफिशिएंट है मैंने लिस्ट अप कर लिए हैं। अब इनके जो है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमेरिकल के निकाल लें। तो इसका सिंपल सा और आसान सा तरीका ये है। वैसे तो बहुत सारे मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, लेकिन आसान तरीका ये है कि इन सब को लाइन अप करने के बाद किसी एक टेबल से जिससे ये जितने भी सेट ऑफ नंबर्स हैं डिवाइड होते हैं उनसे हमने डिवाइड कर देना है। तो आई थिंक ये 7 के टेबल से जो है सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो 7 टाइम्स 2 इज़ 14, 7 जो है 4 ज़ा 28, कॉमा 7 1 ज़ा 7, कॉमा 7 3 ज़ा 21। तो इस तरीके से हमने जो है डिवाइड कर देना है तमाम सेट ऑफ नंबर्स को किसी एक टेबल से जिससे ये डिवाइड होते हों जितने भी सेट ऑफ नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 14, 28, 7 और 21 सारे के सारे ही मल्टीपल्स थे 7 के। तो लिहाजा मैंने इसको डिवाइड कर दिया और अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है मैंने फाइंड कर लिया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का आंसर आया है हमारे पास 7।
तो हमने 7 को ही इस टेबल के अंदर फिलअप कर देना है। तो हमारे पास ये है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो अब हम चलते हैं अपने वेरिएबल्स की तरफ और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p जो है वो हमें फाइंड करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट मोनोमियल में p रेज टू द पावर 4 है और सेकंड मोनोमियल में p रेज टू द पावर 3 है और थर्ड मोनोमियल में हमारे पास p रेज टू द पावर 2 है और थर्ड मोनोमियल में भी p रेज टू द पावर 2 है। तो हमने जो है यहाँ पे इसको लिस्ट डाउन कर लेना है, p रेज टू द पावर 4, p रेज टू द पावर 3, p स्क्वायर कॉमा p स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने चूँकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो उसका रूल ये है कि वेरिएबल्स में से जो लीस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो लीस्ट पावर जो है हमारे पास p स्क्वायर है, सारे ही कॉमन है, p वेरिएबल हर एक मोनोमियल में कॉमन है। कॉमन होना ज़रूरी है, अगर कॉमन ना होगा तो फिर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा नहीं होगा। तो p हर एक मोनोमियल में मौजूद है, लेकिन कॉमन में से जो लीस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन मोनोमियल्स में से। तो p स्क्वायर जो है लीस्ट पावर वाला है, तो p स्क्वायर को मैंने लिख देना है। लेकिन उससे भी पहले जो है न्यूमेरिकल हमारे पास निकला था 7, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उसका आंसर आया था 7, तो उसको 7 मैंने इस तरीके से लिख देना है। और p स्क्वायर जो है वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा है। फिर उसके बाद हमने इस टेबल को फिलअप करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p जो है वो थर्ड पार्ट में जितने भी मोनोमियल्स हैं p स्क्वायर जो है इनमें कॉमन है। अब चलते हैं अगले कॉलम की तरफ और नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ q। इसे हमें शो करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर q का जो है वो क्या है। तो सबसे पहले मोनोमियल में हमारे पास है q की पावर 1, सेकेंड मोनोमियल में हमारे पास वहाँ पे भी q की पावर 1 है और थर्ड मोनोमियल में भी q की पावर 1 है और लास्ट मोनोमियल में यानी फोर्थ मोनोमियल में q स्क्वायर है। तो इन सब में जो कॉमन है वो है q रेज टू द पावर 1। ओनली q जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा बनेगा, जिसकी लीस्ट पावर होगी वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा बनेगा। तो हमने टेबल में भी कुछ इस तरीके से फिलअप कर देना है कि q जो है q रेज टू द पावर 1 हमारे पास जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ q निकल के आता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ r जो है वो फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट मोनोमियल में r रेज टू द पावर 4 है और सेकंड मोनोमियल में r स्क्वायर है और थर्ड मोनोमियल में r स्क्वायर है और फोर्थ मोनोमियल में r रेज टू द पावर 4 है। तो इसमें जो सबसे लीस्ट पावर वाली वेरिएबल होगी, लीस्ट पावर वाली r होगी, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली जस्ट r स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर ऐसी वैल्यू है जो हमें r रेज टू द पावर 4 के अंदर भी मिलेगी और इटसेल्फ r स्क्वायर में भी है और लास्ट मोनोमियल में जो r रेज टू द पावर 4 है इसमें भी r स्क्वायर हमें मिलेगा, क्योंकि r स्क्वायर हर एक में कॉमन है। तो लिहाजा यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा बनेगा। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट निकल के आया है इसे हमने लास्ट कॉलम में जो है वो शो करना है। तो सबसे पहले हमने जो है r का कॉलम जो है सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे r स्क्वायर जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे मैं r स्क्वायर लिख दूंगा, ये हमारे पास r स्क्वायर हो जाएगा। और जो नेट रिजल्ट है हमारे पास वो है 7p स्क्वायर q r स्क्वायर। तो इसे हम जो है शो करेंगे अपने लास्ट कॉलम में। तो 7p स्क्वायर q r स्क्वायर, तो ये है हमारा नेट रिजल्ट। तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम में रिक्वायर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो इस तरीके से शो कर देना है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है, इस टेबल को फिलअप करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको ये चीज़ें सिखाई हैं, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट होते हैं स्लो लर्नर्स और बाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ लर्नर्स होते हैं। तो जो काफ़ी तेज़ी के साथ सीख जाते हैं या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनके लिए आप ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकती है, उनको आगे आगे करके देख सकते हैं। लेकिन जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको बेसिक लेवल से मैंने सिखाने की कोशिश की है। अपनी पूरी कोशिश जो है मैंने की है कि हर लेवल के स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में आ सकें। तो अगर कोई आपको क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम अब नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें जो है हमारा क्वेश्चन ये है, इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स 3 हैं और उनमें से जो लीस्ट पावर का है उसको हमने एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाला, r2 स्क्वायर 3pq एंड p प्लस q होल स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमें फाइंड करना है।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वो एग्जांपल ये है, मैं यहाँ पे इसको एग्जांपल है, अगर हम यहाँ पे a क्यूब लें और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी दूसरे नंबर से, x टू दी 5 ले लेते हैं, x रेज टू दी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये एक जो है मोनोनोमियल है, ये एक मोनोमियल है। और दूसरा मोनोमियल जो है मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे a स्क्वायर अगर हो और कॉमा अगर ड्रॉ करके जो है हम x रेज टू दी पावर 5 है और नीचे हम कर देते हैं x रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो अगर हमें इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स या कौन कौन से नंबर्स जो हैं दोनों में कॉमन है, दोनों मोनोनोमियल्स के अंदर कॉमन है। तो एज के जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है कि ए जो है कॉमन है, तो ए मैं लिख लूँगा नीचे। तो सबसे जो लीस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा हमने वो लेना है, यानी ए स्क्वायर लेना है, क्योंकि ए स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है। ए क्यूब और ए स्क्वायर में जो है दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आगे मैं मल्टीप्लाई का साइन ड्रॉ करता हूँ और एक्स क्यूब लिखूंगा, क्योंकि एक्स क्यूब जो है आपको यहाँ पे भी मिलेगा एक्स रेज टू दी पावर 5 में, तो दोनों में कॉमन जो होता है वो हम उठाते हैं और लीस्ट डिग्री वाला या लीस्ट पावर वाला वेरिएबल जो है हम एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसको लिख लेते हैं। तो ये जो लिस्ट मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की लिस्ट है। और 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा हमने नंबर्स जो हैं वो नहीं लिखने। तो अब जो है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल के आया है वो है ए स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक्चुअली हमने रूल अप्लाई किया, वो रूल क्या है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल है। अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें तो ये ऑलरेडी हमें कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर हमने निकाले विद लीस्ट पावर। तो लीस्ट पावर अगर हमने कॉमन फैक्टर निकाले हैं 3 पॉलिनोमियल्स में से, तो उनका आंसर अगर ये आया है, तो वो अगर मांग रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास जो है इसको मैं सॉल्यूशन यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो इन्होंने लीस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं, एक्चुअली यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं। तो इसको जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यानी 2 स्क्वायर कॉमा 3 कॉमा p मल्टीप्लाइड बाई q कॉमा और p प्लस क्यू होल स्क्वायर, p प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास फैक्टर्स निकले हैं ये लीस्ट पावर्स वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि लीस्ट पावर वाले ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। तो जो यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन के अंदर यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखोगे कि आंसर में आप कुछ इस तरीके से लिखोगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आर same as mentioned in the question, as mentioned in the question। तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं जो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किए हैं। तो मैंने आपको रूल्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बता दिए हैं कि किस तरीके से हम जो है पिक करते हैं कि किसी भी 2 या 3 मोनोनोमियल में से कॉमन फैक्टर्स को। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसमें है राइट एनी 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1। अपनी मर्जी के 2 पॉलिनोमियल्स लिखें जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दे के लिखूँ कि एग्जांपल में ही इसका आंसर होगा कि अगर मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखता हूँ, फर्स्ट मोनोमियल मैं लिखता हूँ, वो फर्स्ट मोनोमियल अगर है, या क्या ले चलें पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब कर लेते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 अगर मैं लिख लेता हूँ, तो ये पॉलिनोमियल है। और अगर हमारी सेकंड पॉलिनोमियल, इसको भी मैं अगर लिखूँ, तो फॉर एग्जांपल हमारी सेकंड पॉलिनोमियल है t रेज टू द पावर 4 माइनस t रेज टू द पावर क्यूब प्लस 3t रेज टू द पावर स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे अगर -5
प्लस 5 अगर कर लें तो ये दूसरी हमारे पास पॉलिनोमियल निकल के आती है। तो इन पॉलिनोमियल्स में अगर आपको कहा जाए कि कॉमन्स निकालें तो इनमें कुछ भी कॉमन्स नहीं है, इन दोनों पॉलिनोमियल में कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट पॉलिनोमियल में x है और सेकंड पॉलिनोमियल में t वेरिएबल है, और जो है नंबर जो है वो भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट पॉलिनोमियल में -3 है और सेकंड पॉलिनोमियल में +5 है। तो अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास 1 होगा। तो जो मैंने एग्जांपल्स में लिखी हैं पॉलिनोमियल्स, इन्हीं कोई आपने कुछ इस तरीके से लिखना है कि कुछ भी कॉमन नहीं रखना आपने। अगर कुछ कॉमन रखा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है अदर देन 1 आएगा, तो हमने कुछ भी इसको कॉमन नहीं रखना। तो अपनी चॉइस के हमने जो दो फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल बनाए हैं यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो इसे मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो है पॉलिनोमियल्स बना लिए हैं, और इनमें चूँकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो एटलीस्ट 1 जो है वो कॉमन होता है इनमें, क्योंकि 1 से हर वैल्यू हर टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रही होती है, ये अंडरस्टूड सी बात है। तो लिहाजा 1 जो है इन दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर्स ही आ जाते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो उन्होंने 2 ही पॉलिनोमियल्स मांगे हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो हमारे पास ये 2 पॉलिनोमियल्स निकल के आ गए। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले पार्ट की तरफ, पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 1। द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज m-n एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m² - n²। कैन यू गेस द अननोन पॉलिनोमियल। तो इसको सॉल्व करने से पहले भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ताकि आपको जो है इसके कॉन्सेप्ट्स का जो है वो पता चल सके कि अगर मैं जो है एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं पॉलिनोमियल लिखता हूँ, तो अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है, तो अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर कॉमन निकालना चाहूँ तो सबसे पहले मैं नंबर्स देखूंगा कि नंबर्स में कौन सा टेबल जो है वो कॉमन है। तो नंबर्स यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है 4 है और यहाँ कोएफिशिएंट 2 है, तो ये दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं, तो लिहाजा 2 एज ए कॉमन बाहर निकलता है। और दोनों में वेरिएबल भी कॉमन है, और हमने लीस्ट पावर वाला वेरिएबल जो है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर निकालना है। तो ये 2x जो है हमारे पास कॉमन है इन दोनों टर्म्स के अंदर। 4x² और -2x में जो कॉमन है वो है 2x। तो जो अनकॉमन होता है वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर आता है। तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा, अगर हम 2x को मल्टीप्लाई करते हैं 2x से, तो हमारा आंसर 4x² आता है, और बीच में जो कि माइनस का साइन है तो प्लस माइनस दार माइनस, और 2x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 2x आता है। तो इस तरीके से हमने इसको जो है फैक्टराइज कर दिया है। ब्रैकेट के अंदर याद रखें हमेशा अनकॉमन्स आते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ब्रैकेट से बाहर जो होता है वो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं। और सेकंड जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से भी अगर मुझे इसको भी अगर फैक्टराइज करना है तो दोनों में से कॉमन जो है वो a है, a का वेरिएबल कॉमन है, और जो अनकॉमन होगा वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो a को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3a, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर a आता है। तो हमारा जो है हमेशा कॉमन वैल्यू बाहर रहती है और अनकॉमन वैल्यू जो है वो दूसरे ब्रैकेट के अंदर रहती है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि m-n कॉमन वैल्यूज़ हैं, तो मैं इनको एक ब्रैकेट में लिखता हूँ। यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो m-n जो है वो कॉमन वैल्यू है, और अनकॉमन जो है वो कह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि अनकॉमन फैक्टर इज m² - n²। तो इसको हम हमेशा दूसरे ब्रैकेट में या सेपरेट ब्रैकेट में लिखते हैं। तो सेपरेट ब्रैकेट में मैं इसको लिख देता हूँ m² - n²। तो ये अनकॉमन वैल्यूज़ हैं। तो हमने दोनों को कुछ इस तरीके से लिखना है। तो मांग क्या रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अननोन पॉलिनोमियल कौन सी होगी। तो ऑब्वियसली हम दोनों अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अननोन पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगी। तो ये कॉमन वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ कॉमन, और जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो हैं अनकॉमन। तो जिस तरीके से हमने कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करके अपना एक्सप्रेशन फाइंड कर लेना है, पॉलिनोमियल फाइंड कर लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने कॉमन ब्रैकेट के अंदर है और दूसरे ब्रैकेट में अनकॉमन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लेना है। तो अब हम यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और m से n² को सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m3, और m मल्टीप्लाइड बाय -n², तो ये हो जाएगा -mn²। फिर उसके बाद -n को हमने m² से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -m²n।
फिर माइनस एन को माइनस एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एन क्यूब। तो ये थी स्टूडेंट्स वो पॉलिनोमियल, अननोन पॉलिनोमियल, जिन को हमने किस तरीके से फाइंड किया कि अनकॉमन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया कॉमन वैल्यूज़ से। तो इस तरीके से हम जो है अननोन पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप इसको प्रूव करके देखना चाहें तो कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है ये आना चाहिए। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन अगर मैं निकालूँ तो इन दोनों में कॉमन जो है वो m है, और ब्रैकेट में हमारे पास m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद लास्ट टू टर्म्स में जो कॉमन है माइनस का साइन है और n भी कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आएगा। अब अगर हम इसको फाइनल जो है फैक्टराइज फॉर्म में लिखें तो हमारा आंसर आता है m माइनस n होल इंटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हमारा आंसर बिल्कुल वही आया जो हमारा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब हमने ये जो पॉलिनोमियल निकाली है ये बिल्कुल करेक्ट निकाली है। तो हमारा आंसर जो है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ आंसर को। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा m क्यूब, चूँकि उन्होंने पॉलिनोमियल का कहा है तो हमने पॉलिनोमियल लिखनी है, m क्यूब माइनस एम एन स्क्वायर। तो ये ही हमारा आंसर है जो हमने निकाला हुआ है। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, माइनस एम स्क्वायर एन प्लस एन क्यूब। तो ये है हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें है हमारे पास, कैन यू गेस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर, प्रोसीजर के बगैर। तो प्रोसीजर के बगैर अगर बताना है तो मैं एकदम से इसका आंसर कर देता हूँ। वो आंसर है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। तो यही इसका आंसर है। लेकिन आंसर देने से पहले, क्योंकि इन्होंने कहा है विदाउट एनी प्रोसीजर, तो मैंने विदाउट एनी प्रोसीजर आंसर कर दिया एकदम से फ़ौरन। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, मैंने क्यों ये लिखा? तो रीज़न ये है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि जैसा कि आप ये दोनों ट्राइनोमियल्स देख सकते हैं, ये दोनों पॉलिनोमियल्स आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की टर्म्स बिल्कुल सही हैं। तो अगर मैं सेकंड पॉलिनोमियल को रीअरेंज करके लिखूं तो ये बिल्कुल हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल के जो है बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है। फर्स्ट पॉलिनोमियल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, और सेकंड पॉलिनोमियल को भी मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ। लेकिन सेकंड पॉलिनोमियल को जो है मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँगा। जो बिगर वैल्यू है वो पहले आएगी, यानी एक्स क्यूब, और जो मिडिल टर्म है वो सेंटर में आएगी प्लस 5x और आगे प्लस का साइन, और जो लास्ट टर्म है 1 वो लास्ट में आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है, और हमें कहा गया है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसको गैस करना है हमने। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप जो है पिछली क्लासेस में भी सीख चुके हुए हैं कि अगर हमें 12 और 24 का, या 26 कर लेते हैं, 12 और 26 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो डिवीजन मेथड से, तो हम क्या करते थे कि 26 बिगर वैल्यू है तो 26 को हम जो है अंदर रखते थे डिवीजन के साइन के, और 12 चूँकि स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो 12 को हम बाहर रखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करना शुरू करते थे, और इसकी सीरीज़ होती थी एक। तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते थे कि 12 का टेबल पढ़ते थे 26 और 26 या 26 से नीचे का नंबर आना चाहिए। तो 12 1 12, 12 2 24, 12 2 टाइम्स 24 जो है इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते थे। तो हमारा जो है आंसर नेट रिज़ल्ट 2 निकलता था। अब चूँकि हमारे पास जो रिमाइंडर निकला है, रिमाइंडर से हमने इस डिवीज़र को डिवाइड करना होता है। तो 12 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करते हैं कि 2 को 12 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 टाइम्स 6 इज़ 12। तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाता था। तो जहाँ पे डिवीज़न ख़त्म होती थी तो उसका जो डिवीज़र है, इसके डिवीज़र को ही हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो हमने पिछली क्लासेस में बहुत मरतबा किया है, तो फिर भी मैंने आपको ये रिफ़्रेश आपकी मेमोरी जो है मैंने कर दी। आपकी रेफरेंस के लिए मैंने ये जो है इसको सॉल्व करके दिखाया कि जो लास्ट डिवीज़र रह जाता है, जब डिवीज़न ख़त्म हो जाती है, जो लास्ट डिवीज़र रह जाता है वही HCF होता है। तो अगर हम देखें कि ये दोनों पॉलिनोमियल सेम हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखें बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने ये नंबर्स को डिवाइड किया, तो एक्स क्यूब प्लस 5x
प्लस 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं इसी वैल्यू से, यानी एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 से, तो एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। तो अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं, तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। अब जैसा आपने देखा कि नंबर्स को डिवाइड करते करते हमारे पास जब आंसर ज़ीरो आ जाए तो डिवीज़न ख़त्म हो गई, यहाँ पे हमारे पास ये डिवीज़न ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा कि ये जो वैल्यू है, जो डिवीज़र है, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो डिवीज़र है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे विदाउट एनी प्रोसीजर जो उन्होंने कहा हुआ है आंसर दे दें, तो वो आंसर है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। तो यही इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 ही जो है इसका आंसर है, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये थी स्टूडेंट्स इसकी रीज़न मुझे इसलिए बतानी पड़ी कि आपको ये क्लियर हो जाए कि मैंने क्यों जो है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 को एकदम से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह दिया कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो उसकी रीज़न्स जो थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी।